हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड फन पे। तो बच्चों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। वो टॉपिक है आपका कि व्हाई एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे जो हमारे बोर्ड्स में हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स हमारे 11th क्लास में आए हैं, है ना, 10th पास करके 11th में जो पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, तो सभी के मन में डाउट्स है कि भाई एनसीईआरटी मुझको पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, आगे पर एनसीईआरटी से हमें कितना फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चों के माइंड में है। और आज के टाइम पर मार्केट पे अगर हम बात करें तो बहुत सारी अदर पब्लिकेशंस की बुक्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जिनको लेकर के कंफ्यूजन होता है कि यार ये बुक पढ़ने ज्यादा अच्छा होगा या एनसीईआरटी ही करूं तो इनफ है, तो यहां पर इन चीजों को, कंफ्यूजन को आज के इस वीडियो में मैं आपको दूर करने वाला हूं। और आज आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे पूरे विजन के साथ में कि आपको क्या पढ़ना है, और दूसरा इंपॉर्टेंट भाई कि हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है। ये दोनों चीजें आज के इस वीडियो में आपकी क्लियर होने वाली है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं बिल्कुल बेसिक सी चीजों के साथ बात करूंगा कि एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो कोई भी एग्जाम है, चाहे वो एग्जाम आपका बोर्ड्स का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, सीयूईटी हो जो कि अभी आपका लेटेस्ट ट्रेंडिंग एग्जाम में से एक है, उसके बाद एनडीए हो, और अगर मैं इसके बाद बात करूं तो बहुत सारे बच्चों को ड्रीम होता है यूपीएससी, ठीक है। आपने एक चीज बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करी होगी, मैं ज्यादा बड़े बड़े नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर जैसे कुछ बच्चे आजकल आप YouTube वगैरह पर भी देखते होंगे, दिव्य कीर्ति सर हैं जो यूपीएससी की बच्चों को कोचिंग कराते हैं, अवध ओझा सर है, ऐसे न जाने कितने सारे बेहतरीन बेहतरीन बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं ये। तो ऐसे सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, सबको आप देखेंगे वो एक बात हमेशा बोलते हैं, एनसीईआरटी जरूर से पढ़ना। एनसीईआरटी को सब कोई, हर कोई आपको रेफर करता है कि पहले एनसीईआरटी, पहले एनसीईआरटी। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि एनसीईआरटी आपके किसी भी एग्जामिनेशन को, अगर मैं बात करूं, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जो बेसिक नेसेसिटी होती है उसको फुलफिल करती है, ठीक है। और अगर मैं अदर बुक्स की बात करूं तो अदर बुक्स में भी एनसीईआरटी का कंटेंट होता ही होता है, उसके बाद उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो अननेसेसरी होती हैं, ठीक है, जिसमें आपको हो सकता है कि आप कर भी रहे हो, आपको उतना फायदा भी नहीं मिले, वो आपके टाइम को काफी ज्यादा आपका वेस्ट भी हो जाए वहां पर। हालांकि आप कुछ भी पढ़ते हो, कुछ भी सीखते हो, तो कभी आपके लिए वेस्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी हमेशा बेसिक नेसेसिटी किसी भी एग्जाम की फुलफिल करता है। दैट्स व्हाई इंडिया का जो सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है यूपीएससी, उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी यही बोला जाता है कि 6 से लेकर के 12th तक कि जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, ऑप्शनल है, उन सभी के लिए आपको पहले एनसीईआरटी जरूर से कंप्लीट करनी चाहिए। बाद में बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, विपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत, बहुत सारी अलग बुक्स रहती हैं, ठीक है, वो सब भी पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, बेसिक नेसेसिटी हर एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कभी भी स्किप नहीं कर सकते, है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि भाई पढ़ने का तरीका क्या होता है ना। एक सिंपल सी बात है कि ये कहा जाता है कि जैसे आपकी कोई बुक्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैथ्स में बात करूं कि अरिहंत की कोई, आपने अरिहंत पब्लिकेशन की कोई बुक्स आप पढ़ लो, या अदर कोई स्पेशल पब्लिकेशन की बात नहीं करूंगा। एनसीईआरटी का जो डेवलपमेंट हुआ था वो बकायदा एक टीम, यानी कि बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स की टीम ने मिलकर के, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स की टीम ने मिलकर के कंटेंट को बहुत ज्यादा समझ करके कि क्या कंटेंट इंपॉर्टेंट है उसको लेकर के डेवलपमेंट किया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी एग्जाम है, हमेशा जो चीज एनसीईआरटी में जो चीज मानी गई है उसको हमेशा ट्रू माना जाता है। अभी आपने कुछ टाइम पहले आंसू सर का एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें उन्होंने ये बताया था कि भाई स्कूल के एग्जाम में एक डेरिवेशन आया था जो कि अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी से डिफरेंट था, तो उसमें वहां पर मार्क्स नहीं मिले थे। हालांकि ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है कि दूसरा भी मेथड होता है, लेकिन ये बात है बच्चों कि कई जगहों पर ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं कि किसी बुक में कुछ है, किसी बुक में कुछ है। ऐसी जगहों पर जो भी चीजें, जो भी स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखा होता है उसको ट्रू माना जाता है। तो सबसे पहली बात कि एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो कंप्लीटली वेरीफाई है, उसके बेसिस पर आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर आप
एनसीईआरटी के बेस पर क्लेम कर सकते हो और अदर बुक्स के बेसिस पर नहीं कर सकते। दैट्स वाई बोर्ड्स वगैरह के एग्जाम में कॉपी रीचेकिंग कुछ भी होती है, वहां पर भी आपका अगर एनसीईआरटी में वो चीज लिखी हुई है तो उसको ट्रू माना जाएगा, और अगर एनसीईआरटी में उस चीज के बारे में या उस चीज को गलत बोला गया है तो उसको गलत ही माना जाएगा। तो कुछ भी अपडेशन जब तक एनसीईआरटी में नहीं होता तब तक उसको हम अपने एजुकेशन सिस्टम या पैटर्न में अप्लाई नहीं करते या अपने सब्जेक्ट में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि कंप्लीटली वेरीफाई होती है। तो बाकी बुक्स भी इसीलिए जो बनती हैं आप देखते होंगे, चाहे वो आर डी शर्मा उठा लो, आर एस अग्रवाल उठा लो, कोई भी बुक्स अगर आप देखोगे जो बोर्ड से रिलेटेड है, किसी पर भी रिलेटेड, उनमें स्पेशली एक लाइन लिखी होती है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। तो इसलिए हर बुक, जितनी भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, वो सब इनको एनसीईआरटी को फॉलो करके ही आई है, ठीक है। इसलिए इसको कभी भी आपको अंडरएस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अब ये समझ में आता है कि सर अब अगर मुझे बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, कोई भी एग्जाम है ना, इनके अलावा कोई भी, ये सारे एग्जाम में कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन, कैसे हमको एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए कि हम उससे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके, यानी कि मैक्सिमम नॉलेज उससे निकाल सके। तो बच्चों, पढ़ने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात अगर हम यहां पर समझे, आपको 2+1 का रूल फॉलो करना है। 2+1 का रूल यह है कि आप सोचो कि हमने एनसीईआरटी को एकदम उठाई, एक्सरसाइज उठाई, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एग्जाम्पल के उठाए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कंप्लीट हो गई। ऐसे एनसीईआरटी को हमें नहीं पढ़ना होता। चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, है ना, और कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ो, तो एनसीईआरटी को जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो आपको लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ना होता है। और इसलिए एनसीईआरटी बुक्स मार्केट में बहुत चीप रेट पर अवेलेबल होती हैं, ताकि आप उन बुक्स का यूज अलग अलग तरीके से कर सकें। मैंने बहुत सारे टॉपर्स की बुक्स देखी हैं जिनकी एनसीईआरटी में ना हर एक छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हाइलाइटर होता है, पेन से वो मार्क करके रखते हैं, जिससे वो एक बुक को ना बहुत अच्छे तरीके से पहली बार में एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ने, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले जब पहली बार आप एनसीईआरटी को पढ़ें तो लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ें, ठीक है। यानी कि थ्योरी को पूरी पूरी पढ़ें, उससे रिलेटेड जो भी चीजें लिखी हैं, जो भी स्टोरी लिखी है, जो भी एग्जाम्पल लिखा है, एज इट इज एग्जाम्पल को पढ़ना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं पर भी आ रहा उसको हाईलाइट कर लेना है पहली बार में। इस तरीके से आपकी फर्स्ट टाइम पर जब एनसीईआरटी कंप्लीट होती है तो ऑलमोस्ट आपको पता होता है, आप हाईलाइट कर चुके होते हो जहां जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। सेकेंड टाइम पर फिर हमको एनसीईआरटी पढ़नी है। फॉर एग्जांपल, आपने एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, फिर 1 और 2 मंथ के बाद आपने फिर से एक बार एनसीईआरटी को उठाया। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि जो जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या हाइलाइट्स आपने फर्स्ट टाइम पर किए थे, उनको अच्छे तरीके से एक बार नजर मार लेनी है। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कि जिन क्वेश्चंस को आपने प्रॉब्लम आई थी उनको फिर से सॉल्व कर लेना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, आपके न्यूमेरिकल्स हैं, हर तरह से कर लेना है। तो सेकेंड टाइम पर हमको क्या करना है, जितने भी आपके हाइलाइट्स आपने किए तो उन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ लेना है। और तीसरी बार आपको एनसीईआरटी कब पढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल आपका आज से 10 दिन बाद मैथ्स का एग्जाम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 दिन बाद मैथ्स का एग्जाम है, आपको उस टाइम पर प्रीवियस ईयर ही पढ़ने चाहिए। लेकिन अगर 10 दिन का गैप आपको पहले मिल रहा है, यानी कि आपका अभी एग्जाम होने को 10 दिन है, तो यानी कि ये मान के चलो कि स्ट्रेटजी आपको ऐसी बनानी है कि एग्जाम से कुछ टाइम पहले एनसीईआरटी की जो भी एक्सरसाइज है और एग्जाम्पल्स हैं, उनको एक बार फिर से आपको देख लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, एक बार उनकी दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना है जिनमें आपको दिक्कत आ रही थी। तो ये होता है बच्चों आपका 2+1 का रूल। बाकी अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। और अगर आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, जेई वगैरह के लिए, है ना, तो ये मैंने बेसिक बताया कि एनसीईआरटी अगर आप जेई की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो पहले एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ लो। उसके बाद आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपके टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपके जो एक्सपर्ट टीचर हैं, वो आपको अलग अलग बुक्स भी रिकमेंड करेंगे कि भाई आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो एसएल लोनी साहब की, ठीक है। तो आपने वो भी बुक्स पढ़ी है, लेकिन एनसीईआरटी आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आपके टीचर्स भी कुछ भी रिकमेंड करते हैं तो इस बेसिस पर ये सोच के रिकमेंड करते हैं कि आपने एनसीईआरटी रूल फॉलो किया है। वो रूल है आपका 2+1। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो आप बोर्ड्स में
उसके अलावा अपने एग्जाम्स में और आगे पर आपको खुद भी पता चलेगा कि कोई भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करेंगे वहां पर ये हमेशा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो ये चीज थी बच्चों जो मैं आज आपको बताना चाहता था कि भाई किस तरीके से पढ़ना है, क्यों पढ़ना जरूरी है। और आई होप आपको ये चीज बहुत हेल्पफुल होगा और आने वाले टाइम पर आप अपने नजरिए को बदलेंगे और सही तरीके से पढ़ना सीखेंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास ढेर सारे जो भी जहां से कंटेंट मिल जाए, जहां से क्वेश्चंस मिल जाए, सब है यार, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 2+1 का रूल फॉलो करके एनसीईआरटी पहले कंप्लीट जरूर करना, उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। और पहली बार लाइन बाय लाइन ही पढ़ना, ताकि एक एक चीज, एक एक थ्योरी आपको मालूम होनी चाहिए किसका मतलब ये है, तब जाकर के आपको ना इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। क्लियर है? चलिए, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग एक सही डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई को कर सके। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।